बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज की हमारी डायरी है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। बेटा हम चैप्टर नंबर 6 रेशो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपने रेशो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पेज नंबर 66 पर कि रेशो क्या होती है। द न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशो। ठीक है, रेशो को आपको अच्छी तरह से बेटा समझाया भी गया था। मैं अगेन आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि रेशो क्या होती है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखी हुई है रेशो की डेफिनीशन। द न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशो। अब इसमें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि न्यूमेरिकल कंपैरिजन होता है दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान जो कि सेम काइंड की हों। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है कि न्यूमेरिकल कंपैरिजन होता है दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान जो कि सेम काइंड की हों। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास है ₹5, आपके पास है ₹10। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है कि मेरे पास ₹5 है, आपके पास ₹10 है। अब मेरे पास पैसे कम हैं और आपके पास ज़्यादा हैं, तो ये कंपैरिजन हो गया। और देखिए सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है, रुपीस। ठीक है, दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं। और ये भी देखें कि यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हो रहा है, यानी सिंगल क्वांटिटी के दरमियान कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखें कि ये जो फर्स्ट अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें, 5 1 5 5 2 10, ये सिंप्लीफाई हो जाता है, रुपीज़ से कैंसिल हो जाएगा। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट और सेकेंड एलिमेंट को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब इसको लिखने के क्या तरीके होते हैं, रेशो को लिखने के तीन तरीके होते हैं। एक तो आप कॉलन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो ये रेशो का साइन होता है, यानी 1:2 कॉलन लगा के। दूसरा आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट को आप एज अ एंटीसीडेंट को आप एज अ न्यूमरेटर और कॉन्सिक्वेंट को आप एज अ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। थर्ड फॉर्म जो होती है वो 1:2 की फॉर्म होती है, जो आपने एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चंस भी किए थे, 1:2। इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट बेटा आपने पढ़ा था प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 में आपने रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। एक्सरसाइज 6.2 के लिए आपने प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। रेशो क्या होता है, रेशो में हम न्यूमेरिकल कंपैरिजन करते हैं दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, जो दो रेशोज होती हैं उनके दरमियान जो इक्वालिटी का रिलेशन होता है वो कहलाता है प्रोपोर्शन। ठीक है, अब प्रोपोर्शन में फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ₹5 थे, आपके पास ₹10 थे, कोई थर्ड पर्सन है उसके पास है ₹15 और फोर्थ पर्सन है उसके पास है ₹30। ठीक है, ये दो रेशोज़ और ये दो रेशोज़, इनके दरमियान जो कंपैरिजन इक्वालिटी का रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रोपोर्शन। इसको अब हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम इसको ओवर की फॉर्म में लिख के, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखकर, और ये जो साइन होता है प्रोपोर्शन को शो करता है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इक्वल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। एक तो ये तरीका होता है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, अब मीन्स क्या होते हैं, ये जो सेंट्रल वैल्यूज़ होती हैं इनको मीन्स कहते हैं, और ये जो साइड पर दोनों यानी ये फर्स्ट और फोर्थ जो वैल्यू होती है इसको क्या कहते हैं हम, एक्सट्रीम्स। बेटा प्रोपोर्शन की दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी एक टाइप होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरी टाइप होती है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम दोनों को समझेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए देखें, आपके पास यहाँ सामने एग्जांपल एक गिवन है, ये एक ज़राफ़ा आपको गिवन है। ठीक है, अब ये देखें कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही है उसकी हाइट भी बढ़ती जा रही है, यानी वो छोटा था तो उसकी हाइट भी छोटी थी, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी हाइट भी बड़ी होती जा रही है। तो इस तरह का रिलेशन, यानी एक क्वांटिटी के बढ़ने से, अब जैसे उसकी एज बढ़ रही है, एक क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी है हाइट, तो एज के बढ़ने से हाइट भी बढ़ती जा रही है, ये कौन सा होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। पेज नंबर 70 पर गिवन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन अ सेम प्रोपोर्शन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी। इसको समझते हैं, ये क्या होता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है इन अ सेम प्रोपोर्शन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी, यानी एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द एक्सपेंडिचर। किस तरह से, फॉर एग्जांपल एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं 20,000।
अगर वो 4 से हम 8 कर दें, फैमिली मेम्बर्स अगर 8 हो जाएं, 4 से 8 हो जाएं यानी डबल हो जाएं, तो ज़ाहिर है एक्सपेंडिचर्स भी तो बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे फैमिली मेम्बर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ते जाएंगे। तो ये कौन सा रिलेशन है? ये है डायरेक्ट, यानी एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर ऑफ़ फ्रूट्स इन केजी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्राइस ऑफ फ्रूट्स। किस तरह से? 1 kg एप्पल्स हैं, अगर उनकी कॉस्ट है ₹100, अगर मैं इसको 5 kg कर दूं तो ज़ाहिर है कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी। अब 5 किलो आप सेब लेंगे तो ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी ना, तो वो कितनी हो जाएगी? ₹500। तो जैसे जैसे केजी हम बढ़ाते जा रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो ये भी कौन सा रिलेशन होगा? ये होगा डायरेक्ट रिलेशन। इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए देखें, एग्जांपल है आपके सामने कि यहाँ पर डिस्टेंस दिखाया गया है और ब्राइटनेस दिखाई गई है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाता है ब्राइटनेस उतनी कम होती जाती है। देखें आप लास्ट में देखें तो बिल्कुल वो ब्लैक नज़र आ रही है, ठीक है, यानी डॉगी जो है वो बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस के बढ़ने से ब्राइटनेस कम हो रही है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है। ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा? इन्वर्स प्रोपोर्शन। पेज नंबर 71 पर आपको गिवन है इन्वर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, या आप मार्क कर लें यहाँ से, इन्वर्स से लेकर अदर क्वांटिटी तक। अब ये क्या होता है? डेफिनेशन से इसको समझते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन इज़ अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेज बाय डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी, यानी ऐसा रिलेशन जिसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो सेम टाइम दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। एंड सेम क्वांटिटी डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, यानी एक ही टाइम में एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। डायरेक्ट में तो एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी भी इंक्रीज होती है, ठीक है, ये फ़र्क है इन दोनों में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि 5 वर्कर्स हैं, वो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं 10 डेज़ में, ठीक है। 5 वर्कर्स हैं, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं कितने डेज़ में? 10 डेज़ में। अगर मैं नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ा दूं, क्योंकि मैंने काम जल्दी करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अब मैंने नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने कर दिए हैं? 10 कर दिए हैं, 5 से 10। अब जैसे ही नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ेंगे तो जाहिर है वो जल्दी काम कंप्लीट कर लेंगे। तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं? 5 डेज़ में। यानी अगर नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ा रही हूँ तो यहाँ पर टाइम कम लग रहा है उस काम को कंप्लीट करने में, यानी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। तो इस तरह का रिलेशन क्या कहलाता है? इन्वर्स प्रोपोर्शन। बेटा आज हमने करना है एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अ मशीन स्टार्ट्स वर्किंग इन 45 मिनट्स एट द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू वर्क इट एट द टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर जो ये मैंने मिनट्स यानी टाइम और टेम्परेचर जो है वो किस में लिखा है? मैंने चेंज कलर में लिखा है, ठीक है। वो इसलिए ताकि आप इस चीज़ पर फोकस करो, यानी आपने इस वर्ड प्रॉब्लम में उलझना नहीं है, आपको ये इजीली समझ आ सकती है अगर आप इसकी क्वांटिटीज़ पे ध्यान रखो। अब वो कह रहे हैं अ मशीन स्टार्ट्स वर्किंग, यानी एक मशीन जो है वो काम करना स्टार्ट करती है तो इन 45 मिनट्स एट द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वो हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखें तो वो 45 मिनट्स काम करती है। हाउ मच टाइम, कितना टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू वर्क, ज़रूरत पड़ेगा उसको काम को कंप्लीट करने के लिए इट एट द टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 75 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? एक तो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, पहले 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और फिर 75 बढ़ा दिया है। टाइम आपको दिया हुआ है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 मिनट्स और 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टाइम चाहिए वो आपने फाइंड आउट करना है। वो यहाँ पर आपको गिवन है हाउ मच टाइम, ठीक है, ये आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। एक छोटी सी एग्जांपल ले लें इस क्वेश्चन को समझने के लिए। जैसे कि हम खाना पकाना शुरू करते हैं चूल्हे पे, ठीक है। अब जैसे अगर कम गैस पे आप बिल्कुल हल्की आंच पे आप कोई चीज़ पका रहे हो तो वो ज़्यादा टाइम लेगी पकने में, ऐसे ही है। लेकिन अगर हम आंच तेज़ कर देंगे, गैस अगर अच्छा आ रहा हो, आंच तेज़ कर दें तो जाहिर है वो जल्दी पक जाएगी। आपने देखा होगा ना, सर्दियों में खाना देर से पकता है क्योंकि हल्की आंच आ रही होती है, गैस कम आ रही होती है। गर्मियों में जल्दी पक जाता है क्योंकि तेज़ आंच आ रही होती है। तो इसी तरह से टेम्परेचर जैसे बढ़ जाएगा तो काम करने में कम टाइम लगेगा।
अब ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ, क्योंकि देखें आप यहाँ पर एक क्वांटिटी बढ़ रही है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टाइम कम हो रहा है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, तो कौन सा ये प्रोपोर्शन होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसको सॉल्व करते हैं। लेट द टाइम इज इक्वल टू एक्स, जो आपने फाइंड आउट करना है टाइम, हाउ मच टाइम फाइंड आउट करना है, उसको आप लेट कर लो, वो क्या है, एक्स। अब टेम्परेचर और टाइम के बीच में कंपेरिजन है, टेम्परेचर है 60 तो टाइम 45 मिनट्स, टेम्परेचर बढ़ा दिया गया 75 तो टाइम आपने फाइंड आउट करना है। इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो आपने याद रखना है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमेशा एरोज़ की डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी दोनों एरोज़ ऊपर की तरफ या दोनों एरोज़ नीचे की तरफ। और इन्वर्स में क्या होता है, अगर एक एरो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो दूसरे एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, ठीक है। कोशिश करेंगे जो एक्स वाला है इसको आप ऊपर की तरफ रखें और ये जो दूसरा एरो है इसको आप नीचे की तरफ रखें। अब आपने क्या इसको लिखना कैसे होता है कि जो टेल वाली साइड होती है वो वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं और जो हेड वाली साइड होती है वो वैल्यू हम नीचे लिखते हैं। तो ये लिखा जाएगा 60/75 इज इक्वल टू एक्स ओवर 45। अब x, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 से और 60 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 से, ठीक है। अब x मल्टीप्लाई बाय 75 को हमने ख़त्म करना है क्योंकि यहाँ पर 75 हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। 75 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखें 5 1s द 5, 2 कैरी, 5 5s द 25, 5 9s द 45, 15 1s द 15, 15 4 द 60। तो आपके पास बचा 4 मल्टीप्लाई बाय 9, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू 36। तो आपने x क्या लेट किया था, टाइम लेट किया था, तो इसका मतलब है कितना टाइम हो गया, 36 मिनट्स। 36 मिनट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। ये 100 वाली लाइन आपने लाजमी लिखनी है, इसका 1 मार्क होता है। ये क्वेश्चन आपके पास 5 या 10 मार्क्स का आ सकता है पेपर में और 1 मार्क इसका होता है, इसलिए ये लाइन आपने लास्ट में लाजमी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है 72 persons have enough food for 7 days but after 1 day they decided to finish the food in 3 remaining days. For it they invited more persons. How many persons did they invite? इसको सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। 72 पर्सनस है, हैव इनफ फूड, उनके पास इतनी खुराक है कि वो 7 दिन तक इजीली खा सकते हैं। 72 पर्सनस है, 7 दिन की खुराक उनके पास मौजूद है। बट आफ्टर 1 डे, लेकिन एक दिन के बाद, एक दिन वो खुराक खाने के बाद वो डिसाइड करते हैं टू फिनिश द फूड, जो बाकी खुराक बच गई है उसको वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। कितने दिन में, 3 रिमेनिंग डेज़ में, यानी 7 डेज़ थे जिसमें से एक दिन उन्होंने खुराक इस्तेमाल कर ली है, तो बाकी कितने दिन बचे, 6 दिन। अब वो 6 दिन की खुराक कितने दिन में ख़त्म करना चाह रहे हैं, बाकी 3 दिन में ख़त्म करना चाह रहे हैं। फॉर इट दे इन्वाइट मोर पर्सनस, ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि और लोगों को इन्वाइट कर दिया। हाउ मच पर्सनस डिड दे इन्वाइट, लेकिन उन्हें कितने लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा ये हमने बताना है, ठीक है। तो अब ये देखें कि हमारे पास कितने थे, 72 पर्सनस थे, कितने डेज़ के लिए थे, 7 में से एक दिन तो उन्होंने खुराक खा ली ना, बाकी कितने दिन बचे हमारे पास, 6 डेज़ बचे, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच पर्सनस फाइंड आउट करने हैं, तो पर्सनस आप लेट कर लो x। 72 पर्सनस थे तो 6 डेज़ की खुराक थी उनके पास, ठीक है। अब हमने जितने पर्सन फाइंड आउट करने हैं, यानी रिमेनिंग 3 डेज़ के लिए, कि 3 दिन में उनकी खुराक ख़त्म हो जाए, उसके लिए कितने लोग चाहिए होंगे। अब ये देखें कि 72 पर्सनस थे तो 6 डेज़ में खुराक ख़त्म हो रही थी, जाहिर है लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो खुराक कम दिन में ख़त्म होगी, कम दिन में ख़त्म करनी है तो लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगा ना। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है और एक के कम होने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, तो ये कौन सा होगा, इन्वर्स रिलेशन। अब यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है इन्वर्स प्रोपोर्शन, इसके एरोज़ भी एक ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ। अब इसको लिखेंगे किस तरह से, x/72 इज इक्वल टू 6/3, ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, x मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 72। 3 एक्स्ट्रा है उसको ख़त्म करेंगे, वो साइड पे डिवाइड कर देंगे, 3 3 से कैंसिल, 3 2s द 6। अब 2 को आपने 72 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आ जाएगा 144। अब आपके पास इन्वाइटेड, ये आपने x तो लेट किया था ना 144, x क्या लेट किया था आपने, नंबर ऑफ़
पर्सनस, यानी टोटल जो नंबर ऑफ़ पर्सनस थे वो 144 हैं, लेकिन आपके पास तो 72 पर्सनस ऑलरेडी मौजूद हैं। उसमें से अब आपने ये बताना है कि मज़ीद कितने लोगों को आगे बुलाना है आपने, ठीक है। तो 144 टोटल पर्सनस हैं जिसमें से 72 पर्सनस मौजूद हैं। तो 144 में से जब 72 को माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास बचता है 72, यानी हमें मज़ीद जो है वो 72 पर्सनस को बुलाना पड़ेगा ताकि खुराक जो है वो 3 दिन में ख़त्म हो सके। तो लास्ट में आप लिखेंगे सो दे विल इनवाइट 72 पर्सनस, ठीक है। तो उन्हें मज़ीद कितने लोगों को बुलाना पड़ेगा, 72 पर्सनस को उन्हें मज़ीद बुलाना पड़ेगा ताकि खुराक 6 दिन के बजाय 3 दिन में ख़त्म हो जाए।